नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। पेपर पहला जो आपका 50 नंबर का होने वाला है उसके बारे में हमने सभी दर्शन, हमने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और दर्शन, इन सभी के बारे में परिचर्चा किया। ठीक है, उसके बारे में हमने क्या, फिर फिलोसफर हुए कौन, जीन जेन्स रूसो। ठीक है, जीन जेन या जे रूसो जिसे कहते हैं, उनके बारे में हमने परिचर्चा की थी कि रूसो एक महान दार्शनिक कैसे बना। ठीक है, 1712 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में उनका जन्म हुआ और जन्म के 10 साल बाद, ठीक है, ये जिनेवा छोड़ के भाग गए। ठीक है, अधिकांश जीवन किनका, रूसो का फ्रांस में बीता। ठीक है, देखो रूसो के जीवन के बारे में ऐसे कथन है कि रूसो अपने 30 साल तक क्या था, एक आवारा लड़का था। इनका यहाँ तक कहा गया कि बाजारू औरतों के साथ भी इनका क्या था, संबंध था। रूसो एक महान दार्शनिक कैसे बना, उन सभी के बारे में मैंने परिचर्चा की थी। हमें यहाँ इनके जन्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, हमें इनकी फिलॉसफी जाननी है। ठीक है, क्योंकि आपको एक शिक्षक बनना है, आपको शिक्षक बनना है तो आपका जो छात्र के प्रति आपका जो दर्शन होगा वो कैसे होगा, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। वहीं हम इनके जो इन्होंने क्या बोला, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा इन्होंने कैसी बताई, अनुशासन क्या होना चाहिए, शिक्षण विद्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, और क्या पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। रूसो हम कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं अरस्तु के बारे में, जिसने अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरिस्टोटल के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। अगर आपको किसी भी समस्या से कोई परेशानी है, ठीक है, लेक्चर को लेके कोई परेशानी है या कैसे होगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो देखो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान भी हम क्या करेंगे, करने की पूरी कोशिश करेंगे। 8954505389 इस पे आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं अरस्तु के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में। जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म की बात करो तो 384 ईसा पूर्व। ठीक है, 384 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था। देखो अगर जन्म की बात करें तो आपको दिखेगा एथेंस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन एथेंस से नहीं, एथेंस से 200 मील दूरी पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या था, स्टेगिरा था। जिसका नाम क्या था, स्टेगिरा था। तो क्या, हाँ, एथेंस से 200 मील दूरी पर स्टेगिरा नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक शाही चिकित्सक थे इनके पिता और उनका ही इन पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, फिलोसफी तो ये मनोवैज्ञानिक है ही। तो इनके बारे में हम आइए व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा कर लेते हैं। तो अरस्तु एथेंस में नहीं बल्कि कहाँ, स्टेजिरा में एक शाही चिकित्सक के घर में पैदा हुए थे। ठीक है, एथेंस से 200 मील की दूरी में पड़ता है आपका ये स्टेजिरा। ठीक है, तो यहीं पे एक शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अरस्तु किसके गुरु, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु क्या थे, प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर महान के गुरु थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि अरस्तु का गुरु कौन है, तो अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो है। प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु हैं। और देखो अगर पूछेगा कि अरस्तु किसके गुरु थे, तो सिकंदर महान, वही सिकंदर महान, ठीक है, जिन्होंने भारत पर, ठीक है, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, ठीक है, हाइड्रोस्पीस विशेषता का युद्ध बोलते हो जिसे, ब्यास नदी के किनारे हुआ था, पोरस और किसके, सिकंदर के बीच। ठीक है, वो मैंने आपको सारे इतिहास में कराया हुआ है। ठीक है, तो सिकंदर के भी ये क्या रहे, गुरु रहे। सिकंदर ने एथेंस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सिकंदर ने क्या, जो इनका शिष्य था सिकंदर, उसने क्या, एथेंस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, एथेंस वासी सिकंदर से क्या हो गए थे, शुद्ध थे। सिकंदर की मृत्यु होते ही उन्होंने अपने गुरु या उसके गुरु के खिलाफत करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। इस खिलाफत पर संभावित जीवन हानि से बचने के लिए अरस्तु ने यह कह दिया कि मैं एथेंस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ अराजकता फैल जाती है और जो अरस्तु थे इनके खिलाफ क्या, चालबाजी चलने लगती है। तो यहाँ तक बोल देते हैं अरस्तु की मैं एथेंस छोड़ दूंगा। तो क्यों, तो एथेंस छोड़ दूंगा बोलते हैं, छोड़ भी देते हैं। और क्या स्टेटमेंट बोलते हैं ये, कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध अब अपराध नहीं करने दूंगा। ठीक है, पहला अपराध कब क्या था, जब सुकरात को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, एथेंस वासियों ने क्या, सुकरात को मृत्युदंड, जहर दे दिया था। क्या बोला, या तो तुम सुकरात को क्या बोला एथेंस वासियों ने, या तो तुम एथेंस छोड़ के भाग जाओ या तो तुम जहर पी लो। ठीक है, तो सुकरात ने बोला कि मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। ठीक है,
मैं एक सच्चा फिलोसफर हूँ, मैं सच्चा दार्शनिक हूँ, ठीक है। राज्य के प्रति मैंने जो भी लिखा वो क्या थे, मैं उन्हें उचित समझता हूँ। ये क्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, ठीक है। तो अरस्तु भी क्या बोलते हैं कि मैं एथेंस छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध अब दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। पहला अपराध क्या किया था, सुकरात को, इनके गुरु को जहर दिया था, ठीक है। अरस्तु ने इतने विषयों पर लिखा कि सभी जानकारियों का गुरु इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इतने विषयों पर लिखा इन्हें, तो इन्हें सभी जानकारियों का क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। अरस्तु को मैक्सी ने क्या बोल दिया, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा, क्योंकि इन्होंने बताया, आपको पता है कि इन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन व तुलना किया है, ठीक है। किसने, अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु ने क्या किया है, 158 संविधानों का वर्गीकरण किया है। और अरस्तु ने नागरिक समाज के आधुनिक विचार के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तक की बात करूं तो पहला द पॉलिटिक्स से इनकी पुस्तक है, जिसमें नगर राज्य पॉलिस से निकला हुआ, पॉलिस किससे, पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने, बाकी मैंने बताया, देखो सेकंड इसका क्या था, संविधान, ठीक है, जिसमें 158 संविधानों का क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था, ठीक है। वो कहाँ का संविधान था, एथेंस का संविधान था, ठीक है। तीसरा इनका जो पुस्तक था वो क्या था, निकोमियन एथिक्स था, ठीक है, जो नीति शास्त्र आप जिसे बोलते हैं। इसमें मानव आत्मा का अध्ययन किया था, इसमें क्या किया था, मानव आत्मा का अध्ययन किया था, ठीक है। देखो निकोमेनियन एथिक्स में दुनिया का प्रयोजनवादी विश्लेषण है। अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक क्या है, टेलास अर्थात साध्य या प्रयोजन होता है, ठीक है। जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु है वो क्या है, एक टेलोस है, टेलोस अर्थात साध्य है, सार्थ्या अर्थात प्रयोजन है, ठीक है। तो ये अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में अरस्तु ने सर्वोच्च सत्ता को जनता के हाथों में माना, ठीक है। सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। वे स्वयं लिखते हैं कि सीमित या बहुसंख्या अपने सर्वाधिक चतुर सदस्यों से भी चतुर होती है, जबकि निकोमेनियन एथिक्स पुस्तक में उन्होंने बुजुर्गों व बुद्धिमानों के विचारों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। प्लेटो के दार्शनिक शासन के विपरीत अरस्तु का कहना था कि जनता की सामूहिक बुद्धि सबसे बुद्धिमान शासक से भी बेहतर होती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो जनता की सामूहिक बुद्धि है वो सबसे बुद्धिमान शासक से भी बेहतर बुद्धि होती है, ठीक है। आपके लिए इम्पोर्ट, ये सारे राजनीति से, हमें यहाँ राजनीति नहीं पढ़नी है, ठीक है। पीडीएफ में आप पढ़ लेना, हम पढ़ेंगे खाली प्लेटो का जो अरस्तु का जो क्या था, जो फिलोसफी था उसके बारे में, ठीक है। अरस्तु व प्लेटो की तुलना, ठीक है। हमें अरस्तु प्लेटो की तुलना के बारे में जानना नहीं है, क्योंकि हमें सारे लेक्चर अलग पढ़ने हैं, ठीक है। देखो अरस्तु का प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो की कृति से लिया गया है, प्लेटो की कृति स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट से लिया गया है। जबकि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉज, ठीक है, में मिश्रित संविधान प्लेटो की कृति द लॉज से सामान्य रखते हैं, ठीक है। प्लेटो की कृति क्या है, द लॉज है, और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट, ठीक है, द स्टेटमेंट है, ठीक है। प्लेटो व अरस्तु का संबंध वैसा ही था जैसा बेथम व जे.एस. मिल का था, ठीक है। दोनों ने अपने गुरुओं के सिद्धांतों के एक बड़े भाग का क्या कर दिया, खंडन कर दिया और नई रीव रखी, ठीक है। फॉरेस्टर क्या बोलते हैं, अरस्तु शुद्धतः सिद्धांतकार था जबकि प्लेटो ऐसा नहीं था, ठीक है। किसने बोला कि अरस्तु शुद्धतः सिद्धांतकार था और प्लेटो ऐसा नहीं था, ठीक है। अरस्तु ने प्लेटो के दार्शनिक शासक के विचार को अस्वीकार कर दिया, इसके स्थान पर कानून के शासन का विचार किया। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जबकि अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक था, ठीक है। प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी जबकि अरस्तु राजनीतिक यथार्थवादी का दर्शन करता था, ठीक है। देखो अरस्तु की अध्ययन विद्या इंपोर्टेंट होती है। इन्होंने क्या आगमनात्मक पद्धति दी, किसने, अरस्तु ने, ठीक है। यह वैज्ञानिक पद्धति है जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, ठीक है। जो आगमनात्मक पद्धति है ये कहाँ, विशेष से सामान्य की ओर चलती है। दूसरा तुलनात्मक, तीसरा ने विश्लेषणात्मक व अवलोकनात्मक दिया, ठीक है। चौथा ऐतिहासिक हो गया। पांचवा क्या, सादृश्यात्मक हो गया, ठीक है। मानव दो चीजों से बना है, द्रव्य और स्वरूप। द्रव्य क्या, शरीर हो गया, स्वरूप क्या हो गया, आत्मा हो गया, ठीक है। शरीर मतलब गति व परिणाम का आधार ही शरीर है, और आत्मा को प्लेटो ने प्रत्यय कहता है जबकि अरस्तु से स्वरूप कहता है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। अरस्तु की शिक्षा की देन क्या थी, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखो आप देख रहे हैं कि बीएड का सिलेबस का है, ठीक है। बीएड प्रथम सेमेस्टर का
प्रश्न पत्र के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, जो आपका सहायक अध्यापक के लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, हमने इनके जन्म के बारे में जान लिया था। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया कहाँ हुआ था। इनका जन्म एथेंस से 200 मील दूरी पर कहाँ, स्टेगिरा में हुआ था। ठीक है, पिता क्या थे इनके, चिकित्सक थे, उनका ही इन पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अरस्तु के जीवन संबंधी प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अपने पूर्वजों की सारी धनराशि ये युवावस्था में ही क्या कर लेते हैं, व्यय कर लेते हैं। बाद में 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या होते हैं, बताओ मुझे, ये प्लेटो के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, प्लेटो के शिष्य बन जाते हैं और अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति उड़ा के ये सेना में भी जॉब करते हैं। ठीक है, ये सेना में भी जॉब करते हैं, कौन, अरस्तु। ठीक है, 347 ईस्वी पूर्व में अरस्तु के गुरु प्लेटो का देहांत हो गया। पश्चात अरस्तु ने 12 वर्ष एशिया माइनर का और मैसेडोनिया का भ्रमण किया। ठीक है, 347 ईस्वी में क्या हो जाता है, अरस्तु के गुरु प्लेटो का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है और फिर 12 वर्ष तक के एशिया माइनर और मैसेडोनिया में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। 49 वर्ष की आयु में अरस्तु भ्रमण के उपरांत एथेंस वापस आया और अपने अवशिष्ट जीवन के 13 वर्ष विद्यादान करते हुए व्यतीत कर दिए। अरस्तु की मृत्यु कहाँ हुई, 62 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, कितने वर्ष में, मैंने बताया कि 347 ईस्वी पूर्व क्या इनके गुरु का देहांत होता है। 12 वर्ष बाद ये एशिया और मैसेडोनिया का भ्रमण करते हैं और 49 वर्ष की आयु में के भ्रमण करके क्या एथेंस वापस आते हैं और 13 वर्ष ये क्या करते हैं, वहाँ विद्यादान करते हैं, विद्यालयों में पढ़ाते हैं। उसके बाद 62 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में अरस्तु प्लेटो के पास अध्ययन के लिए गया था और 20 वर्ष तक वहां अध्ययन करता रहा। अरस्तु अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। अरस्तु क्या, अपने गुरु का प्रिय शिष्य था। प्लेटो उसको रीडर कहा करता था। प्लेटो इसे क्या कहा जाता, रीडर कहा करता था, क्योंकि ये बहुत पढ़ता था। ठीक है, अरस्तु बहुत ही अधिक पढ़ता था, जिस कारण क्या प्लेटो इसे क्या कहा जाता, कहते थे, रीडर बोलते थे। ठीक है, अरस्तु की रचनाओं पर उसके गुरु का स्पष्ट प्रभाव था। अरस्तु भी वस्तु और रूप की व्याख्या में आध्यात्मवाद की ओर अग्रसर होते हैं और आदर्शवादी प्रतीत होते हैं। प्लेटो की भांति अरस्तु भी बचपन में ही शिक्षा की नींव डालना पसंद करता है। दोनों ही एथेंस वासियों को अवनति का कारण वहाँ की शिथिल शिक्षा व्यवस्था को मानते हैं। दोनों शरीर और मस्तिष्क की शिक्षा पर क्या करते हैं, समान बल देते हैं। राजनीति को दोनों ही समान नजरिए से देखते हैं और उसके उचित संचालन द्वारा ही मानव जाति का क्या है, कल्याण है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट देखेंगे। ठीक है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा के दर्शन जान लेते हैं। ठीक है, देखो अरस्तु के अनुसार शिक्षा दर्शन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, अरस्तु ने शिक्षा दर्शन के क्या उद्देश्य निम्नलिखित बताए। व्यक्ति का शारीरिक विकास करना और स्वस्थ रहने की कला में शिक्षित होना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना और विवेक शक्ति की क्षमता पैदा करना ही क्या है, शिक्षा है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति के चरित्र का विकास करना और उसे सदाचारी बनाना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। व्यक्ति में उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, उसके अंदर अच्छी आदतों को क्या करना, डेवलप करना ही क्या है, एजुकेशन, शिक्षा है। पांचवा पॉइंट है, व्यक्ति को समाज का कुशल सदस्य बनाना। व्यक्ति को क्या, समाज का कुशल सदस्य बनाना ही क्या है, शिक्षा दर्शन है। 6 पॉइंट है आपके लिए, व्यक्ति में कुशल नागरिकता का विकास करना। व्यक्ति में कैसा, एक कुशल नागरिकता। व्यक्ति देखो बालक जन्म लेता है तो उसे ऐसी शिक्षा देना कि उसके अंदर क्या हो सके, एक वो समाज का कुशल सदस्य भी बन सके और समाज के कुशल सदस्य के साथ ही वो क्या, एक अच्छा नागरिक भी बन सके, उसके अंदर एक कुशल नागरिकता का भी क्या हो, विकास हो। 7वां पॉइंट आपका है, व्यक्ति में अवकाश काल का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, व्यक्ति में क्या जो अवकाश काल है उसमें क्या है, जो सदुपयोग करने की क्षमता भी विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, अरस्तु के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी शिक्षा सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ठीक है, हमने अरस्तु का जीवन पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु का जो शिक्षा था उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिफाइन किया। ठीक है, हमने अरस्तु के कुछ क्या
पुस्तक भी पढ़नी है, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में आप जान लेते हैं। ठीक है, 225 ईसा पूर्व 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर संसार का यह महान दार्शनिक, विद्वान और नीति शास्त्री स्वर्गलोक सितार गए। ठीक है, 62 वर्ष में, ठीक है, 62 वर्ष में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 225 ईसा पूर्व। ठीक है, शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य को चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ये शिक्षा किसे शिक्षा कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, अरस्तु शिक्षा को अत्यंत व्यापक रूप से ग्रहण करता है। अरस्तु शिक्षा को क्या व्यापक रूप से या अत्यंत व्यापक रूप से ग्रहण करता है। वह कहता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सद्गुण के द्वारा आनंद की प्राप्ति है। क्या बोलते हैं अरस्तु? अरस्तु महोदय बोलते हैं कि जो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, शिक्षा क्यों दी जा रही है, शिक्षा क्यों ली जा रही है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है वो सद्गुण के द्वारा आनंद प्राप्ति है। ठीक है, प्लेटो विचारों को प्रधानता देता है, लेकिन प्लेटो क्या करता है, विचारों को प्रधानता देता है, परंतु अरस्तु आनंद को वह कहता है कि वही शिक्षा सार्थक है जो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। क्या बोलते हैं अरस्तु? कि वही शिक्षा सार्थक है जो व्यक्ति को क्या आनंद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि प्लेटो अरस्तु एक साथ आ रहे हैं, तो प्लेटो कौन थे? ठीक है, मैंने आपको बताया है, कमेंट में बताओगे। प्रोवर्जन बनना है तो प्लेटो किसके गुरु थे बताना मुझे। ठीक है, प्लेटो किसके गुरु थे और किसके शिष्य थे, और प्लेटो के गुरु आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो आगे अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु के आनंद का दृष्टिकोण भी अत्यंत व्यापक है। वह कहता है कि आनंद अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार, ख्याति और अवकाश के सदुपयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्या बोलते हैं अरस्तु? जो क्या है आनंद है वो किससे, आपका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ, शरीर में ही स्वस्थ। ठीक है, सॉरी, क्या बोलते हैं मुझे बताओगे, किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? ठीक है, देखो किसने बोला, फटाफट मुझे बताएंगे। साथ ही जो पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं वो मुझे बता देंगे कि किसने बोला कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फटाफट बताएंगे मुझे, किसने बोला? तो अरस्तु ने ही बोला कि जो शिक्षा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, अरस्तु ने ही कहा था ये। ठीक है, तो अच्छे परिवार, ख्याति व अवकाश के सदुपयोग को प्राप्त करना ही क्या है, शिक्षा है। सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए चरित्र का अच्छा होना ही आवश्यक है। आत्मिक शक्ति की अवहेलना करके सच्चे आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि अरस्तु व्यक्ति में सभी गुण या सद्गुणों का विकास शिक्षा के उद्देश्य मानता है। ठीक है, आगे है आपके लिए, अरस्तु शिक्षा को मानव जीवन को सुखी बनाने में सबसे बड़ा सहायक मानता है। ठीक है, अरस्तु क्या बोलता है, मानव जीवन को अगर सुखी बनाना है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, शिक्षा का है। ठीक है, मानव शिक्षा के द्वारा ही क्या हो सकता है, अपने जीवन को सुखी बना सकता है। ठीक है, इसलिए वह मनुष्य की शक्तियों में सामंजस्य चाहता है। मनुष्य की शक्तियों में क्या सामंजस्य चाहता है। उसके विचारों से सुंदर स्वास्थ्य, अच्छा कुटुंब, अच्छा वातावरण, अवकाश का सदुपयोग, सुंदर चरित्र और मानसिक शक्तियों को पूर्ण विकार होना ही क्या है, सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, क्या बोलते हैं अरस्तु, सुंदर स्वास्थ्य होना चाहिए। आप क्या होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य सुंदर होगा तो तभी आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, सुंदर होगा। अच्छा कुटुंब, आप अच्छे परिवार, अच्छे कुटुंब की होनी चाहिए। ठीक है, वातावरण आपको अच्छा मिलना चाहिए, अवकाश का सदुपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए, मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का कार्य ही वह व्यक्ति में उन सबसे अनुकूल प्रवृत्तियों का विकास करे, वही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा के दो रूप मानते हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु की शिक्षा के मुख्यतः दो रूप हैं। जानते हैं कौन से दो रूप हैं? अरस्तु ने शिक्षा के मुख्य क्या दो रूप बताए। ठीक है, पहला बताया इन्होंने राज्य के अधीन एक कला के रूप में उसका सामाजिक पक्ष। ठीक है, राज्य के अधीन एक कला के रूप में किसका, शिक्षा का सामाजिक पक्ष। ठीक है, अर्थात जैसा राज्य व्यवस्था हो वैसी ही शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जैसे को तैसा। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तो वैसे ही क्या बोले अरस्तु बोल रहे हैं कि राज्य के अधीन एक कला के रूप में उसका सामाजिक पक्ष। ठीक है, जैसा समाज होगा, जैसा राज्य होगा, जैसी राज्य की व्यवस्था होगी वैसे ही उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह तानाशाही हो या चाहे
वो क्या हो, प्रजातांत्रिक हो। ठीक है, जैसी व्यवस्था है वैसी ही वहाँ शिक्षा होनी चाहिए। तानाशाही व्यवस्था है तो तानाशाही शिक्षा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अगर राजतांत्रिक है तो राजतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि आत्म साक्षात्कार की विधि के रूप में, ठीक है, क्या बताया दूसरा इन्होंने, तो इन्होंने बताया आत्म साक्षात्कार, ठीक है, साक्षरताकार के बारे में बताया कि विधि के रूप में जिसके 3 स्वरूप हैं। ठीक है, विधि के रूप में क्या है, साक्षरताकार के क्या है, 3 रूप हैं विधि के रूप में। को इन्होंने बताया शारीरिक शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, खो इन्होंने क्या बताया, चरित्र की शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया बौद्धिक अथवा विवेक की शिक्षा। इन्होंने क्या बताई, तीसरी शिक्षा बताई बौद्धिक अथवा विवेक की शिक्षा। ठीक है, तो अरस्तु ने 2 प्रकार की शिक्षा बताया। एक बताया जैसा राज्य होना चाहिए, जैसे राज्य में व्यवस्था होनी चाहिए वैसे ही वहाँ शिक्षा होनी चाहिए। तानाशाही व्यवस्था तो तानाशाही शिक्षा, अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो प्रजातंत्र की शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि आत्म साक्षरताकार की विधि के रूप में जिसके 3 रूप बताए, शारीरिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। ठीक है, बौद्धिक और विवेक की शिक्षा। ठीक है, तो ये इन्होंने शिक्षा के 2 रूप बताए। अब जानते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, अरस्तु ने कैसा शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अरस्तु शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का रखना पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, जिससे कि बालक का बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, अरस्तु क्या बोलते हैं कि बालक के लिए उन्हीं विषयों को संलग्न करना चाहिए जिससे बालक का क्या बौद्धिक विकास हो सके। उसने अपनी शिक्षा में लिखने, पढ़ने, खेलने और संगीत को स्थान दिया है। अरस्तु ने क्या अपनी शिक्षा में क्या लिखने, पढ़ने, खेलने और संगीत को स्थान दिया है। उसने बालक के शारीरिक विकास के हेतु शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया है। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा पर भी अरस्तु बल देता है। यहाँ तक कहा कि बालक की आत्मा का विकास उसके शारीरिक विकास से ही बहुत हद तक संबंधित है। ठीक है, जो बालक का आत्मा का विकास होगा वो बहुत हद तक किससे, उसके शारीरिक विकास से ही संबंधित होगा। अगर आप उसका शारीरिक विकास कर रहे हो तो उसका क्या आत्मा, जो आत्मा का विकास है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा। परंतु वह अधिक खेलकूद में विश्वास नहीं करता और कहता है कि बौद्धिक परिश्रम के साथ अधिक शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अरस्तु पाठ्यक्रम पर इस प्रकार का रखना चाहता है कि जिससे बालक को न तो बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़े और न बहुत अधिक बौद्धिक। ठीक है, कैसा परिश्रम, ये अरस्तु क्या बोलते हैं कि पाठ्यक्रम ने ऐसा होना चाहिए न तो बालक को अधिक परिश्रम करना पड़े न तो उसे अधिक बौद्धिक करना पड़े। ठीक है, वह दोनों के सामंजस्य पर अधिक बल देता है, शारीरिक भी परिश्रम और बौद्धिक परिश्रम पे, दोनोों पे क्या देता है, अधिक बल देता है। संगीत को भी अपने पाठ्यक्रम में स्थान देता है, परंतु व्यवसाय के लिए संगीत शिक्षा प्रदान करना व्यर्थ है। संगीत को तो स्थान देता है, उसके साथ क्या, जो व्यवसाय है उसके लिए संगीत शिक्षा प्रदान करना क्या है, व्यर्थ है। अरस्तु ने शिक्षा के लिए 3 अवस्थाएं निश्चित की। ठीक है, अरस्तु ने अब शिक्षा के लिए 3 अवस्थाएं निश्चित की। ठीक है, एक जन्म से 7 वर्ष तक। ठीक है, पहली शिक्षा कैसी, जन्म से 7 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी उन्होंने बताई 7 से 14 वर्ष तक और तीसरी शिक्षा उन्होंने क्या बताई, 14 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम अवस्था में बालक को प्रारंभिक शिक्षा होती है। ठीक है, जो जन्म से 7 वर्ष है उसमें क्या बालक की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, वह उसमें खेलकूद करे। ठीक है, खेलकूद से ही वो सीखे, खेलकूद में इसमें क्या प्रधान स्थान दिया गया है क्योंकि शारीरिक विकास को ही वह अति आवश्यक मानते हैं। अरस्तु क्या शारीरिक विकास को ही अति आवश्यक मानते हैं, वह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का समर्थन करता है। मैंने बताया था कि किसने स्टेटमेंट दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क है, तो अरस्तु का है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में वह लिखना, पढ़ना और साधारण ज्ञान की शिक्षा चाहता है। ठीक है, जब क्या होता है, बालक 7 से 14 वर्ष की होता है तो उसमें पढ़ना, लिखना और साधारण ज्ञान शिक्षा आदि संलग्न होनी चाहिए, साथ ही व्यवसाय व खेल कूद भी होना चाहिए। ठीक है, 14 वर्ष के बाद 21 वर्ष तक गणित, ज्यामिति, भूगोल की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जो तीसरी अवस्था थी 14 से 21 तक, उसमें गणित की शिक्षा, ज्यामितीय शिक्षा, भूगोल की शिक्षा होनी चाहिए। 21 वर्ष के बाद, ठीक है, 21 वर्ष के समय के बाद अरस्तु नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति के अध्ययन का समय मानता है। ठीक है, 21 वर्ष पूरा करने के बाद फिर कैसी शिक्षा आप लेनी चाहिए मनुष्य को, बालक को या व्यक्ति को, नीतिशास्त्र की, मनोविज्ञान की, राजनीति का उसे अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं
किसके बारे में, इनकी शिक्षा पद्धति के बारे में। ठीक है, अरस्तु की शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक थी और वह अनुभव, तर्क तथा विचार पर आधारित थी। इनकी शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक भी थी, अनुभव, तर्क तथा विचार पर आधारित थी। अपनी शिक्षा व्यवस्था के प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को वह विशेष महत्व देता है। इस आधार पर वह बालक को शिक्षा देना चाहता है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का समर्थक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का समर्थक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। वह यह भी चाहता है कि किसी विषय के संबंध में बालक को समस्त ज्ञान कराकर उसके या उससे ही निष्कर्ष निकालने चाहिए। ठीक है, बालक को क्या किसी विषय के ज्ञान दे दो और उससे ही अंतिम में क्या निष्कर्ष निकलवाओ। ठीक है, यही पद्धति आजकल आगमन पद्धति कहलाती है। ठीक है, यही पद्धति क्या कहलाती है? आगमन पद्धति कहलाती है। अरस्तु यह मानता है कि मस्तिष्क ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ता है। अरस्तु क्या मानता है? मस्तिष्क से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है आपका मस्तिष्क। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा उनके सीधे अनुभव द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, जितना बालक के पास जिस अनुभव है, जितना उसके पास अनुभव है, उसे उसके अनुभव के अनुसार सीधे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये इनकी शिक्षा पद्धति थी। अब अरस्तु कैसे अनुशासन की बात करते हैं, तो अरस्तु शिक्षण कार्य में अनुशासन पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, अरस्तु क्या शिक्षण कार्य पर अनुशासन पर क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं, परंतु वह दमनात्मक अनुशासन में अधिक विश्वास नहीं करता। ठीक है, जो दमनात्मक अनुशासन है उसमें अधिक विश्वास नहीं करता। उसका कथन था कि दमन द्वारा किसी भी प्रकार का अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता। अरस्तु क्या बोलते हैं? दमन द्वारा किसी भी प्रकार का अनुशासन क्या स्थापित नहीं हो सकती है। अब हम जान लेते हैं क्या, हमने अनुशासन जान लिया, शिक्षा पद्धति जान ली, शिक्षण विद्या जान ली है। अब अरस्तु का महत्व जान लेते हैं। आपके लिए अंतिम क्या है स्लाइड है जिसमें हम अरस्तु के महत्व के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अरस्तु का महत्व उसके युग के लोग नहीं समझ सके और उसने अपने युग की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डाला, परंतु कालांतर में अरस्तु के विचार को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। आज भी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम पर अरस्तु के विचारों को स्पष्ट साफ दिखलाई पड़ती है। तभी तो आप पढ़ रहे हैं, तभी तो आपके सिलेबस में अगर आपको अध्यापक बनना है तभी तो अरस्तु ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनकी शिक्षा बहुत बड़ी थी, इनकी शिक्षा पद्धति ही क्या थी, एक इसका बहुत ही अपना क्या है स्पेशल महत्व है। भले ही इसने अपने काल में जब एथेंस वासियों ने इनकी शिक्षा, इनके विचारों को, इनके फिलॉसफी को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो आज ये क्या है एक चरम सीमा तक है, इनका बहुत ही क्या है महत्व है। ठीक है, स्वच्छंद शिक्षा व्यवसाय का जो रूप आधुनिक युग में देखने को मिलता है वही अरस्तु की देन है। वही क्या है? अरस्तु की देन है। अरस्तु को अनेक विषयों का संगठन करने और उन्हें वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय भी जाता है। आधुनिक युग में एक शैक्षणिक विचारकों के रूप में अरस्तु का अत्यधिक महत्व है और उनकी गणना संसार के महानतम शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों में की जाती है। उसके विचारों से आधुनिक शिक्षा पर अत्यंत प्रभाव डाला जाता है। ठीक है, तो किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? तो किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने कहा था। ठीक है, तो अब रिवीजन करो कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व। कहाँ? एथेंस से 200 मील दूर। कहाँ पे बताया था मैंने आपको? मैंने बताया कहाँ बताया था एथेंस से? तो स्टेगिरा नामक ठीक है, स्टेगिरा नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता क्या थे? एक शाही चिकित्सक थे। पिता क्या थे? शाही चिकित्सक थे। तब इनमें क्या पड़ा? उनका भी अधिक प्रभाव देखने को पड़ता है। 30 वर्ष की अवस्था में वो प्लेटो का शिष्य बने। ठीक है, गुरु कौन थे इनके? प्लेटो इनके गुरु थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में ये क्या बनते हैं? प्लेटो के शिष्य बनते हैं। ठीक है, प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु हैं। और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर हैं। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी महत्वपूर्ण आपके लिए था उन सभी फैक्टों के बारे में हमने परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और देखो, पहले आपको मैंने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा दिया, शिक्षा और दर्शन पढ़ा
दिया, ठीक है। प्रकृतिवाद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ठीक है। रूसो की शिक्षा, ठीक है, रूसो के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। और आज हमने किसके बारे में, अरस्तु के बारे में जाना। अब हम किसके बारे में, हमारे पास प्लेटो बचे हैं, हमारे पास को सुकरात बचे हैं, हमारे पास कौन, जॉन डीवी बचे हैं, हमारे पास कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, ठीक है, गीजू भाई बधेके हो गए, ठीक है, सावित्री बाई फुले हो गए। जितने भी आपका सिलेबस में है उन सभी को हम करते हुए चलेंगे। बस शर्त एक है, आपको जुड़ जाना है और समय पर वीडियो को पाने के लिए चैनल को, अगर पसंद आए वीडियो, आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था यूट्यूब में, तो किसी ने तो अरस्तु के जीवन के बारे में ही बताया, ठीक है। किसी ने अरस्तु के 2-4 ही पॉइंट वहाँ पे क्या कही हैं आपको बताए हुए हैं, लेकिन मैंने 2 किताबों से आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक पाश्चात्य राजनीति से मैंने पहले आपको उनके जीवन के बारे में बताया, और एक जो एक्चुअल में आपका सिलेबस में है, जो आपका सहायक अध्यापक के सिलेबस में है, बीएड के, जो आपने बीएड किया था, बीएड से उठाया है, ठीक है। बीएड में मैं आपके लिए ढूंढ रहा था कि आपका कंटेंट कहां से आयोग बना सकता है, तो अगर सिलेबस अगर आपका बीएड का है तो मैंने क्या, बीएड की लक्ष्मी से ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, बीएड का ही क्या है आपके लिए कंटेंट है, और कहीं ना कहीं आपके लिए VIMP होगा। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है। हमारा उद्देश्य ही क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और उन लोगों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचानी है जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।